Children, we are going to study this lesson, that is income determination. कौन सा लेसन है? इनकम डिटर्मिनेशन. ये हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको रिपीट करने का काम किया. ओके, तो पहली बात है, हम स्टार्ट करते हैं. हम कल हमने जो बातें कही थी वहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं. बेसिकली थोड़ा सा हम रिपीट भी कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो बच्चे नए आए हैं उसको नहीं समझ में आएगा. और ये ध्यान रखिए कि इकोनॉमिक्स या कुछ ऐसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आप क्लास मिस करते हैं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा. अगर क्लास मिस करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं उससे ज़रूर देख के कंपनसेट कर लिया कीजिए. ठीक है, क्योंकि हर दिन हम फ्लैश बैक में जाएँ तो सिलेबस कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बच्चे एब्सेंट रहेंगे. चलिए, तो बेसिकली ये थ्योरी है इनकम लेवल के उस इनकम लेवल को फाइंड आउट करने की जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ना हो, जो अनसोल्ड स्टॉक है वो क्लियर हो जाए, जिससे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो. मतलब बेसिकली ये इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को फाइंड करने की के लिए एक लेसन का निर्माण किया गया है. ऐसे समझो, इसकी कहानी अमेरिका से शुरू होती है और वहाँ पर डिफिशिएंट डिमांड, हम कल तक के डिस्कशन के आधार पर बता रहे हैं कि वहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी थी इकोनॉमी में. प्रोडक्शन कैपेसिटी was unused, मतलब production capacity was there but the economy was not able to take advantage of that. Get your point? और इसकी वजह से अनसोल्ड स्टॉक की समस्या उत्पन्न हो गई. किसकी समस्या उत्पन्न हो गई? बोलते रहेंगे, समझते रहेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा ब्रेक भी लेंगे. अनसोल्ड स्टॉक की समस्या हो गई. ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ. वहाँ होगा जहाँ पर ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है. इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे. वहाँ एक जो ये मिल जाएंगे ना, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा. और इसी लेवल के आउटपुट को फाइंड आउट करना था कि वो लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा. एग्रीगेट सप्लाई हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिनोट करता है. एग्रीगेट सप्लाई किसको डिनोट करता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को, कि इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है. ठीक है, ये वाई एक्सिस के जो है, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बीच में बिल्कुल मिडिल में, मतलब 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ किया गया है. कौन ड्रॉ किया गया है? एएस, जो बचा ना, एडी को मैंने मिटा दिया, जो बचा वही एएस है और उसको 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ किया गया है. हेलो पॉइंट. ठीक है, ये क्या बताता है? आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे लिए गए हैं. ठीक है, और इनकम के बीच की इक्वलिटी को ये दिखाता है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट यहाँ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हम इस पे लेते हैं और आउटपुट हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं. ठीक है, ये आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में आप पढ़ चुके हैं. ध्यान रखना कि जो हमारा आउटपुट होता है, जो हमारा इनकम होता है और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, वो सब बराबर होते हैं. वी हैव 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. वी हैव स्टडीड इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग लेसन 3 मेथड्स: वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है ना, और तीनों के इक्वलिटी को की हम बात करते हैं. आर गेटिंग पॉइंट? एम राइट? एम राइट? इसलिए इनकम की जगह आउटपुट ले लो. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक्सपेंडिचर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. गेटिंग पॉइंट? तो कहने का मतलब क्या है? जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, इसके कंपोनेंट को हमारे लिए जानना जरूरी है. एग्रीगेट डिमांड क्या रेफर करता है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये रेफर करता है टोटल डिमांड. क्या रेफर करता है? फॉर फाइनल गुड्स, FG,
डायग्राम ड्रॉ करते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड क्या रेफर करता है? टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। समझ में आई बात? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट को देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड सी प्लस, सी क्या है बोलो, सी क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड सी। ठीक है, बोलो भाई। आई क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, सी फॉर कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड हाउस होल्ड के द्वारा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट आई। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा जो परचेज किया जाए, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता है। ठीक है, गवर्नमेंट भी तो बहुत कुछ डिमांड करती है ना, गवर्नमेंट भी तो अपने इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, उनके प्रोडक्शन में लगी होती है, डेली एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, डिफेंस की रिक्वायरमेंट होती है एट्सेट्रा। तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्नमेंट के द्वारा परचेज किया जाता है। इसके बाद ये हमारा x माइनस एम, ये क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ठीक है, डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज है नेट एक्सपोर्ट्स। तो AD इज इक्वल टू सी प्लस AD इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आर्गेटिव पॉइंट समझ में आ रही बात? बोलिए भाई, बोलो। अब आते हैं, इसको हम करते हैं दूसरा। अब आते हैं इसका एग्रीगेट सप्लाई। पहले हमने बताया कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ AD और AS मिल जाता है। ठीक है, हम अलग अलग अब ले रहे हैं। हमने अभी AD के कंपोनेंट को देखा, अब हम AS के कंपोनेंट को देखते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम AS क्या रेफर करता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो कि सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एक साल में। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर के द्वारा जो टोटल क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, वो हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। आर्गेटिव पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। एग्रीगेट डिमांड सी प्लस हम आई लेते हैं, क्योंकि हमारा टू सेक्टर मॉडल है, हमको टू सेक्टर मॉडल ही हमारे सिलेबस में पढ़ना है। समझ में आई बात? AD और AS समझ में आया? बोलो भाई। अब आते हैं हम AD के कंपोनेंट को ध्यान से देखते हैं। C प्लस आई, क्योंकि टू सेक्टर मॉडल है। C को हमने कल बता दिया था, C इज इक्वल टू सी बार प्लस BY, और I कांस्टेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्यों होता है वो अलग बात। C इज इक्वल टू सी बार प्लस BY, कल हमने बता दिया था इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, इसका ये भी कल बता दिया था मैंने कि इसका डायग्राम कैसे होगा। C इज इक्वल टू सी बार प्लस BY। ठीक है, ये जो है वो C बार है। ठीक है, BY को हम MPC कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा C बाई डेल्टा Y। आर्गेटिव पॉइंट, डेल्टा C बाई डेल्टा Y। ओके, मेरी बात समझ में आई? आर्गेटिव पॉइंट बेटा,
ओके बेटा, चलिए, तो ये हमारा AD का एक कंपोनेंट हो गया C इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई, जहाँ C बार को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब ऑटोनोमस है, मतलब इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इनकम का लेवल कुछ भी हो, मिनिमम लेवल ऑफ होगा कंजम्पशन, ये है। ये तो इनकम, ये AS की लाइन है और ये है C की लाइन, ठीक है, ये C है, ठीक है, ये C है हमारा और ये है C बार। एक बार फिर इसको हम ड्रॉ करते हैं ताकि एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दैट यू शुड नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखाना होगा तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड दिस वे वी हैव टू ड्रॉ, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। बोलो भाई। ये है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। और इसको, हाँ चलो, और इसको कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन दोनों को मिला दें तो हमारा होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर C बार प्लस I। अब यहाँ बार है, यहाँ बार है, तो यहाँ भी बार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ I लिखते हैं, यहाँ I बार कर दिया, ठीक है। आर गेट टू पॉइंट? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मिलाकर बनता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कल हमने इसका 99% कवर कर लिया था, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाएं आज, क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा। ओके ओके, अब हम आते हैं C जो कंजम्पशन होता है, ये फंक्शन होता है किसका? Y का, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन, ठीक है, एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। जो इनकम हम खर्च करते हैं उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, ठीक है। मतलब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। पांडे सर के पास स्कूटी का है, 1 करोड़ रुपए तनख्वाह हो गई, एरोप्लेन खरीद लिए, कभी होगी नहीं, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? तो ये इनकम का ये लेवल है, ठीक है। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आया? ये है कंजम्पशन फंक्शन। आर गेटिंग पॉइंट? यू गॉट अ पॉइंट डियर? बोलो भाई, बोलते जाओ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसी कंजम्पशन से हम निकाल लेते हैं APC, इसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको दो भाग में बांटते हैं, एक होता है APC, एक होता है MPC। MPC इंडिकेट्स द चेंज इन कंजम्पशन। मतलब अभी हमने देखा C इजकल टू फंक्शन ऑफ Y, ये देखा ना, मतलब इनकम में चेंज हो रहा है तो कंजम्पशन में चेंज होने का रेट क्या है? दैट इज इंडिकेटेड बाय, दैट रेट इज इंडिकेटेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आर गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात? और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहलाता है? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो हम इसको कह सकते हैं, आप लोग केवल कथा की तरह सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, लिखोगे तब हमको बोल दो कि सर लिख रहे हैं, जितना ही लिखोगे उतना ही। और पढ़ने के बाद 5 मिनट तक मनन किया करो, तुरंत दूसरा क्लास मत ज्वाइन कर लिया करो। कितना आप दिमाग में रख पाते हो, रिटेन कर पाते हो, वही आपकी सक्सेस है। तो हमारा निकल गया APC इजकल टू C/Y और MPC इजकल टू डेल्टा C/डेल्टा Y। दोनों कंजम्पशन के दो प्रकार हैं, एक मार्जिनल को और एक एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? बोलो भाई, बोलिए। यस, वेरी गुड, आपका बोलना मुझे मोटिवेट करेगा। चलिए, ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले टर्म में,
लेकिन आपके कहने पर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। जो अभी आपने पढ़ा ना, C = C⁻+ BY, मैथ्स वाले बच्चे बिल्कुल जानते हैं, इसको हम लीनियर कंजम्पशन फंक्शन भी कह सकते हैं, इसलिए कि y = mx + c इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसी के बेस पर बना हुआ है। करेक्ट ना? ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम लोग हमसे इस मामले में ज़्यादा जानते हो, ठीक है। तुम लोग हमको पढ़ा सकते हो, ठीक है, ओके। चलो भाई आगे। इसी तरह जैसे हमने कंजम्पशन का फंक्शन निकाला C = फंक्शन ऑफ y, हम ये भी कह सकते हैं S = फंक्शन ऑफ y। आर गेटिंग पॉइंट? अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर C को पढ़ा रहे हैं, S को पढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको भी बता देते हैं आपको। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ओके। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि AD के हमारे 2 कंपोनेंट थे, उन दोनों का हिसाब लगभग हो चुका है, अगर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ज़्यादा और बताना पड़ेगा, ठीक है। AD के 2 कंपोनेंट थे C + I, ठीक है। और इक्विलिब्रियम हम जानते कहाँ होता है, जहाँ पर AD और AS मीट करते हैं, ठीक है। हम तो AD के बारे में क्या पढ़ चुके, ये जान लिया, और हमने बता दिया कि I क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और फिक्स होता है, ठीक है। तो हमने, अब हम AD के बारे में तो जान गए, लेकिन ये बेचारा AS कह रहा है कि हमारे बारे में कौन बताएगा, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई AS के बारे में जानते हैं। इनकम जो है उसके 2 ही खर्चे हैं, मतलब AD जो है इनकम के 2 ही पार्ट हैं, या तो कंजम्पशन करो या तो सेविंग करो। तो y = C + S, ठीक है, ये भी इसका पार्ट है और ये भी इसका पार्ट है। आर गेटिंग पॉइंट? तो हम इसको सेविंग को अब हम बोल रहे हैं कि जैसे कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और उसी तरह सेविंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। करेक्ट ना? बोलो भाई, जितना समझ में आता है बोलते जाओ, ठीक है। अब हम देखते हैं सेविंग, ठीक है। अब सेविंग के भी 2, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। भाई सेविंग है, अगर इनकम का फंक्शन है तो इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी, पहला बात, ठीक है। इनकम घटेगा, सेविंग घटेगी। तो इनकम के चेंज होने पर एस में किस रेट से चेंज हो रहा है, इंडिकेटेड बाय मार्जिनल, ठीक है। और एपीएस क्या है, टोटल सेविंग को अगर हम टोटल इनकम से डिवाइड कर दें तो ये जो बनेगा एपीएस हो जाएगा, और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई जो बनेगा वो एमपीएस हो जाएगा। समझ में आई बात? बोलो भाई, बोलिए बोलिए। हाँ, जल्दी मैं बोल रहा हूँ बेटा, सारा आप कुछ रिवाइज हो जाना है, मुझे करना है और सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसलिए रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा, नहीं तो फिर वही क्या एकदम घोटाला हो जाएगा, ओके। तो अभी तक हम हमारे एवरेज सेविंग के कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यही तो हमको डिसाइड करना था कि इनके सामने समस्या क्या थी कि जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको कैसे दूर किया जाए। और इक्विलिब्रियम एक ऐसा बिंदु होता है, पॉइंट होता है, एक ऐसा स्टेटस होता है कि जहाँ पर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, ठीक है। खाना खा लिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटिलिटी कहाँ आता है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया है, साइंस से पढ़ा होगा। सोडियम क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाके कंपाउंड बनता है। पॉइंट इक्विलिब्रियम, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गेट द इक्विलिब्रियम लेवल, और उस स्थिति को बदलना नहीं चाहता, ठीक है। घर में खाना खाते हो तो 1 रोटी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, 1 रोटी कम हो जाए तब दिक्कत, आंदोलन करोगे,
कैन यू फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल। इकोनॉमी में अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो यही स्थिति बन जाती है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यही अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो गई तो क्या होगा, उसके सोशल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है। ओवर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, उसका इम्प्लीकेशन होगा पब्लिक सेक्टर को घाटे में जाएगा और उसको बेचना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट जैसी पॉलिसी लानी पड़ती है और लोग बोलेंगे क्या कि मोदी जी बेच रहे हैं, जबकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जानता है कि डिसइन्वेस्टमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानता है। 1991 LPG टर्म 1, ओके, पढ़ चुके हो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, ठीक है, ये उस पॉइंट पर डिटरमाइन होता है जहां पर AD और AS बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लांट आउटपुट है, इसको क्या कहते हैं, प्लांट आउटपुट एक्स आंटे, ठीक है। और एक्सपोज्ड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगा, ये प्लांट आउटपुट है, ठीक है। जो इकोनॉमी की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो वो प्लान कर रही है कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे। और ये स्टैटिक रेट से दो फायदे हैं, ये दोनों के बीच में इक्वलिटी को शो कर देता है, गेट पॉइंट, और गेट पॉइंट, और स्टैटिक रेट से ये बढ़ता रहता है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी है इकोनॉमी में, इट कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, ठीक है। कि अगर हम इसके रेट को बदल दें तो वो इंडिकेट करेगा कि फास्टर है, स्लोअर है, ऐसे इंडिकेट करेगा, रिमाइंड। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में उस पॉइंट पर होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड, ये डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, यहाँ पर बराबर हो जाए, इससे कम तो समस्या, इससे ज़्यादा तो कुछ दूसरी समस्या, ठीक है। और इसी पॉइंट को, ठीक है, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट कहेंगे, जो इकोनॉमी की नीड है। मेरी बात समझ रहे हो, आर्गेटिव पॉइंट, जो इकोनॉमी की नीड है, आर्गेटिव पॉइंट। चलिए, यस सर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है। अब हम देखो इसी से यहाँ निकलते हैं, दो अप्रोच निकलते हैं, AD और AS को बनाना बराबर होना चाहिए, ठीक है। AD और AS को बराबर होना चाहिए, AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। तो AD को हम जानते हैं C+I कहते हैं और AS को हम जानते हैं C+S कहते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, I इक्वल टू S कहने में मजा ही मजा है, करेक्ट ना। तो मतलब AD और AS अप्रोच से ये भी निकलता है कि अगर इकोनॉमी में सेविंग, उस सेविंग को अगर बैंकिंग सेक्टर से किया जाए, ठीक है, डिपॉजिट किया जाए और वही एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब एक प्रोड्यूसर क्लास और एक सेविंग क्लास दोनों अलग अलग क्लास हैं और दोनों की एक्सपेक्टेशन बराबर हो जाए, मतलब एक्स आंटे सेविंग कह लिया जाए, किन्स ने एक्स आंटे और एक्सपोज्ड वर्ड यूज किया, ठीक है। मतलब एक्स आंटे का मतलब होता है प्लान्ड सेविंग, ठीक है, ठीक है। ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग होगा, इनकम के अलग अलग लेवल पर ये अलग अलग होगा या नहीं होगा, बताओ, होगा ना भाई। प्लान, अगर आपकी 100,000 रुपये इनकम है तो आप सेविंग जीरो कर सकते हो, लेकिन इनकम जैसे ही 10,000 होगी तब भी जीरो करोगे, 1 लाख होगी तब भी जीरो करोगे, 1 करोड़ होगी तब भी जीरो करोगे, आंसर है नहीं, करेक्ट ना, बोलो भाई। तो ये कहना कि इनकम के अलग अलग लेवल पर सेविंग अलग अलग होगा, अगर ये एक्स आंटे है तो ये प्लान्ड होगा, आर्गेटिव पॉइंट, बोलो भाई, बोलो, बोलिए, यस सर, हाँ। इसी तरह एक्स आंटे अगर सेविंग है और इसी तरह इन्वेस्टमेंट, यहाँ आई आया था ना, यहाँ से C+I से तो आई आया था ना, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये आई एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, ये एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट क्या है,
प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, चूंकि एंटे है तो ये भी प्लान्ड हो जाएगा। ठीक है, हर एक इन्वेस्टर ये प्लान करता है। जैसे आपको मैं बताऊं, आपके घर में मदर प्लान करती है कि मैं 10 रोटी बनाऊंगा और हमारे घर के बच्चे और घर के मेंबर मिलकर ख़त्म कर देंगे, और हो गया पेट में गुड़गुड़ू और लोगों ने खाया केवल 6 रोटी, 4 रोटी बच गया। यही 4 रोटी इकोनॉमिक्स की भाषा में किन्स ने कहा अनसोल्ड स्टॉक। शाम को खाना बनेगा तो क्या 4 रोटी फेंक दी जाएगी कि 4 रोटी एडजस्ट की जाएगी, मम्मी के द्वारा एडजस्ट कर दी जाएगी। आर्गेटिव पॉइंट। तो यही काम एक इकोनॉमी में प्रोड्यूसर भी करता है कि वो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है। अगर वो वहाँ पर बराबर हो जाए तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो 2 वर्ड हमारे सामने निकल कर आते हैं, एक तो एक्स आंटे हो गया और एक आंटे बोल रहा हूँ, आंटी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, समझ रहे हो, बहुत तुम लोग कम सुनते हो कुछ मामलों में। तो एक्स आंटे, ठीक है, और एक्स पोस्ट, ये 2 वर्ड हैं। एक्स आंटे इंडिकेट्स प्लांट, पी फॉर प्लांट, एक्स पोस्ट इंडिकेट्स एक्चुअल, प्लांट और एक्चुअल। ठीक है, तो एक्स पोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या कहलाते हैं, जो वास्तव में सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। चलो, तो एक्स, ओके, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, ठीक है, ये बराबर इसलिए भी होगा कि अगर जितना भी होए 5 रुपया, ठीक है, एक्चुअल है, ठीक है, 5 रुपया 5 रोटी कह लो, ठीक है, 5 रोटी वास्तव में जितना खाओगे उतना ही, जितना खा लिए तो ये दोनों बराबर ही हो गए ना। ठीक है, बनाना और खाना दोनों बराबर हो गया, तो ये हमेशा बराबर ही होगा। इसको ऐसे समझ लो, हमेशा बराबर होगा इकोनॉमी में, क्योंकि वो जहाँ वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर एडी और एएस बराबर होंगे, ठीक है, जहाँ कहीं भी बराबर होंगे। ये हमारा कुछ था, वर्ड्स थे। इसके अलावा एक और वर्ड आता है मल्टीप्लायर। किन्स की थ्योरी में ये बड़ा ही मल्टीप्लायर, ये किन्स की थ्योरी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है मल्टीप्लायर। ठीक है, किन्स कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो इनकम में चेंज आता है, ठीक है, ये चेंज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के बाद इनकम में जो चेंज आता है वो ये मल्टीप्लायर की वजह से होता है। तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट देयर इज ए चेंज इन इनकम एंड दिस रेशियो इज नोन एज मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर की वजह से इनकम में K टाइम्स चेंज आता है, क्योंकि अब K टाइम्स कैसे लिखेंगे देख लो, मैं बताऊं, ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। देखो, इनकम में डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू K, तो हम कह सकते हैं ना, इनकम में जो चेंज आया K टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, K टाइम्स। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट बोलो भाई। ठीक है, यस सर। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, हम धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं अपने उस कॉन्सेप्ट को जहां हम जाना चाहते हैं अभी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वह पॉइंट होता है, देखो 3 तरह के एम्प्लॉयमेंट के, तीनों तरह के एम्प्लॉयमेंट एक में बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो। ये हमारा डायग्राम है, ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर अगर होगा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है,
एक्चुअली इकोनॉमी को यहाँ ज़रूरत थी, ठीक है, ये, लेकिन एक्चुअली होता कहाँ है, इकोनॉमी यहाँ आ जाती है, मतलब डिमांड घट गई, एडी होनी थी और डिमांड हो गई AD1, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलेगा ना, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, मतलब जो डिजायर्ड लेवल था उससे कम हुआ एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक्चुअली वो कम हुआ, तो ये हो गया क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां पर रिसोर्स का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, देयर इज नो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या रहेगी, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर मान लो कलर चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ डिजायर्ड लेवल ये था, लेकिन एक्चुअली जो है यहाँ पर होता है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, यहाँ होता है, एडी वहाँ चला जाता है, ये एडी कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा वो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट। और ये जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये दिस एम्प्लॉयमेंट लेवल इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और यहाँ AD और AS बराबर होंगे, और यहाँ पर रिसोर्स का फुलर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। समझ में आई बात, बोलिए भाई। यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा था ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। एक बार और देखते हैं इसको हम। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया कि वहाँ होता है, कुछ कॉन्सेप्ट और मैं ले लूँगा थोड़ा सा, जो मुझे लग रहा है कुछ छूट गया है, ठीक है। देखो आपने C पढ़ा था, आपने S पढ़ा था, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, हाउ टू डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो ये C है, ईच लेवल पर ये C है, सॉरी हाँ बेटा, सर टाइम हो गया सर। टाइम हो गया, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। नहीं सर, वो लिंक आ गया। क्या बेटा, लिंक आ गया सर दूसरी क्लास, कौन सी क्लास का? PhD के। अरे भाई BST का लिंक आ गया, जाओ अब क्या कहेंगे, जाओ।